नमस्कार। आपके मनपसंद कार्यक्रम बिहार बिहान के मन से मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक नया दिन शुरू हो चुका है और हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं भी इस खास अंदाज के साथ करना चाहूँगी कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी ली तो किसी को माफ़ कर दिया। माफ़ी यूँ तो एक बहुत छोटा शब्द है, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। इस छोटे से शब्द में ताकत बहुत है। दर्शकों, गलती करना मानव का स्वभाव है जो लगभग हर एक इंसान से होती है, चाहे वह गलती अनजाने में हो या जानबूझकर। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी गलती के बाद भी हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। हम अक्सर डिनायल मोड में रहते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, यह एहसास भी नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया है जिसे सुधारना ज़रूरी है। पर जब हम अपनी गलती का एहसास करके सामने वाले से क्षमा मांग लेते हैं तो ये भाव हमारी बड़ी सोच को दिखाता है, हमें बड़ा बनाता है। क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उससे तो सामने वाले की समझ, उसकी सौम्यता, उसका बड़प्पन झलकता है। आपके इस नम्र व्यवहार से सामने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है और दूसरों से आपके रिश्ते सुधर जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके मन को भी थोड़ी संतुष्टि मिलती है। तो अब जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो मुस्कुराते हुए मन से सॉरी बोल दीजिए। सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी और उसकी माफ़ी से आपको भी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो चलिए इस मुस्कुराहट के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे संतों और महात्माओं की कही हुई बातें आपको दिखाते हैं जो अपने ज्ञान से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो आइए अगला सेगमेंट अनमोल वचन देखते हैं। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आइए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाते हैं। दर्शकों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा समय भी आता है कि हमारे सामने रास्ते तो बहुत होते हैं, पर हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। ऐसे में अगर कोई आपको सही राह दिखाने वाला मिल जाए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही गाइड मौजूद हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने विचारों से, अपने बातों से कई लोगों को गाइडेंस दिया है। आपको बता दें, ये एक एजुकेशनिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड मीडिया रिलेशन एक्सपर्ट भी हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से इन्हें प्रेस्टिजियस राजभाषा गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव सिंह का। बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहार में आपका सर। थैंक यू सर। चूँकि आप एक शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो सबसे पहला सवाल शिक्षा के महत्व से ही लेंगे। शिक्षा के महत्व आजकल के जनरेशन, चाहे वो यंग जनरेशन की बात करें और ख़ास करके महिलाओं की बात करें, तो उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को गति देने के लिए कितना महत्व रखता है शिक्षा उनके जीवन में? बिल्कुल, शिक्षा तो देखिए सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन हमें ये देख के अच्छा लग रहा है कि आज के समय में पुरुष के साथ युवा जो लड़के हैं, लड़कियां भी काफ़ी शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। इनफैक्ट आप देखिएगा कि लास्ट जो 10 ईयर्स के आप अगर डाटा निकालिएगा UPSC के जो टॉपर हैं, तो आप देखिएगा कि जो 10 में से 6 टॉपर लड़कियां हैं और 4 टॉपर लड़के हैं। तो आज के डेट में ये है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि तो ये देख के ये डाटा जो मैं कह रहा था, इतना अच्छा लगता है देख के। क्या पहले हम कभी सोच सकते थे क्या? राइट सर। पहले इतना विकास नहीं था, इतना हमें जागरूकता नहीं थी। ये था कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। और देखिए, महिलाएं जो हैं वो आधी आबादी हैं, हमारे देश की आधी आबादी हैं। तो अगर हमें आधी आबादी का अगर योगदान मिलेगा तो सोचिए हमारे देश का विकास कितना अच्छा होगा। इसीलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, हम पहले देखते थे कि लोग था ना, अभी भी समाज हमारा बदल रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि लोग चाहते थे कि लड़के हों,
पर वो इसीलिए था कि उनको लगता था कि लड़कियों के पास इतना ऑप्शन नहीं है। पर मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एक बेटी है और वो आगे बच्चा नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए कि कैसा समाज का हमारा माहौल बदल रहा है। इसलिए लड़कियां अब जो हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में आप सोचिए जो हमारी आधी आबादी है उसमें से 37% लड़कियां वो जॉब कर रही हैं जी। इतना बड़ा आंकड़ा ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए लड़कियां भी हैं और लड़कों के साथ एक युवा जो देश है हमारा, जो हमारा भारत देश है, वो सबसे बड़ा युवाओं का देश है। तो हमारे देश के विकास में हम अभी चौथी जीडीपी में इकोनॉमी हमारी चौथी इकोनॉमी हो गई है, बहुत जल्द हम तीसरे पे आ जाएंगे। तो उसमें हमारे युवाओं का योगदान है और खासकर महिला पुरुष दोनों का योगदान है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, जितना ज़रूरी शिक्षा है उतना ही अहम अच्छा स्वास्थ्य भी है, फिर चाहे वो महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करें या बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो। तो आपने आर्टिकल्स भी लिखा है सर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ देखिए हम सभी चीज़ों को नोटिस करते हैं लेकिन आज के समय में जो हमारा जो हेल्थ है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और आजकल आप न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं, ये देख के बहुत बुरा लगता है कि आजकल, पहले जब हम लोग छोटे थे तो अभी आप न्यूज़ में आते थे किसी को हार्ट अटैक हुआ तो हम लोग ये मान के चलते थे कि वो 50+ या 60+ होंगे। लेकिन आज की डेट में देखिए हार्ट अटैक छोटे बच्चों को आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और जो जितना देश स्वस्थ रहेगा वो उतना विकास करेगा। और स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज की है, हमारी है। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो हमारा प्रभाव हो गया है, हम लोग आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न प्रभाव में ज़्यादा है। वेस्टर्न प्रभाव गलत नहीं है, मैंने कहा कि हमें सब चीज़ें लेनी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें अच्छा लेना है, बुरा को छोड़ देना है। तो आजकल जो लाइफ स्टाइल है उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। ज़्यादा मैं कहता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं आपको फिट लग रहा हूँ, हेल्दी लग रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। आपको बस सुबह उठना है और फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा सा, आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जो चीज़ आपको पसंद है, थोड़ा सा वर्कआउट करो, खान पान पे ध्यान दो। थोड़ा ये सब जो आजकल ये सब होता है ना, थोड़ा सा बाहर के खाना कम खाइए, घर में थोड़ा सा नमक का यूज़ कम करिए, ऑयल का यूज़ कम करिए। तो ये बच्चों के साथ जो आजकल पेरेंट्स हैं जी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं है, तो आप जैसे पेरेंटिंग करोगे वैसे बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। इसीलिए हमें घर से शुरू करना है। और हम, आपने कहा कि महिला, ये पुरुष का तो योगदान है ही, महिलाओं का भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक पुरुष पढ़ता है तो वो खुद के लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार के लिए करती है, पूरे घर को वो करती है। तो इसलिए हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर। आजकल इतने सारे करियर ऑप्शंस हो गए हैं कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है, उन्हें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और वो एक ऐसा समय होता है चुनने का अपना करियर, वो बहुत अहम होता है, क्योंकि उसी पर उनका आगे का फ्यूचर जो है वो डिसाइड करता है। ऐसे में उन्हें मोटिवेशन कैसे दिया जाए? कि आज के समय इतने सारे करियर ऑप्शन हैं, तो सब चीज़ का प्लस होता है, माइनस होता है। पहले एक लिमिटेड करियर ऑप्शन था कि हमें ये करना है, ये करना है। आज के डेट में इतने सारे ब्रॉड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हमें फोकस रहना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि इतने सारी चीज़ें दिखती, दूर से काफ़ी अच्छी दिखती हैं, राइट। वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावना होता है। करेक्ट सर। पर आज के डेट में हमें ये बहुत अलर्ट रहना है। तो उसमें हमें ये करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। देखिए हर बच्चों का, जब डेवलपमेंट जब होता है बच्चों का, तो उनका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है। आप देखते हो कि किसी बच्चे का गाने में, खेलने में इंटरेस्ट है, किसी के गाने में इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है। तो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके अपने अंदर भी इंटरेस्ट जगता है। तो मेरा तो ये एडवाइस रहेगा युवाओं को कि, और पेरेंट्स को भी, युवाओं को, कि जो बच्चे करना चाहते हैं आप उनको ऑब्जर्व करो बचपन से कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, कि हम दिखावा में ज़्यादा पड़ गए, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ ये चीज़ को कट कर दो अपने लाइफ से, कि लोग क्या कहेंगे। ये है कि आप क्या आपको क्या अच्छा लगता है, आपका बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तो उसको, जो बच्चे को लगे, आपको ये करना है कि बच्चे को खुद भी और पेरेंट्स को भी उसकी कैपेबिलिटी, कि क्या उसकी कैपेबिलिटी सबकी पता होती है, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या करना है, तो उसको करने देना चाहिए। और बच्चों को भी सबसे पहला इंटरेस्ट, किसी को इंजीनियरिंग में है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, किसी को अलग अलग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का काम करना चाहिए। पर एक मैं एडवाइस अपने एक्सपीरियंस से दूंगा कि बचपन से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं
ब्यूरोक्रेट्स बनूं, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स दिया करता था, यूपीएससी बीपीएससी अलग अलग जो एग्ज़ाम दिया करता था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं लकी हूँ कि मैं जब मेरी एज ख़त्म हो गई तो मुझे लगा अब क्या करना है। उसके बाद मैंने फिर मीडिया में पीएचडी किया और मैं इधर आया, लेकिन मैं लेट हो गया था। करियर इज़ लाइक अ समुद्र, राइट सर। अगर आप बीच में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं चंद किस्मत वाला था कि मैं उस समुद्र में डूबा नहीं। लेकिन ये है, तो मुझे ये एडवाइस करूँगा कि आपका जो सपना है वो ज़रूर जाइए, लेकिन साथ में एक ऑप्शन रखिए। बिल्कुल। और आज हम इस दौर में जी रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है। हमारा अगर सपना हिमालय पे चढ़ना है तो बिल्कुल चढ़ेंगे, लेकिन साइड में हम एक ऑप्शन रखना है। तो ये मैं अपने अनुभव से, अपने जो जीवन में मैंने अनुभव किया कि अगर मान लीजिए मैं समुद्र में डूब गया होता, सपना मेरा बड़ा था, तो अगर डूब गया होता तो, लेकिन आप एक ऑप्शन रखिए, आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। बड़ा सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सपना देखिएगा, अगर हम 100 रुपये के बारे में सोचेंगे तभी तो 10 भी मिलेगा, अगर हम 10 के बारे में ही सोचेंगे तो मैक्सिमम में 10 ही मिलेगा। तो सपने बड़े देखिए, लेकिन साथ में मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक करियर ऑप्शन रखिए। बिल्कुल अपने सर, सेफ साइड के। राइट सर। इसमें बहुत सुंदर एक सर कहावत भी कही गई है कि ऑलवेज थिंक ऑफ मून, बट इफ़ यू डोंट गेट इट डोंट वरी, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। तो बस वही बात है, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे ये भी बात उठती है कि अच्छा जॉब तो मिल गया, जिस करियर प्रोफेशन में आप जाना चाहते थे चले गए, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो वर्क कल्चर होता है, जो वर्क प्रेशर होता है, वो यंगस्टर्स हैंडल नहीं कर पाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं और कई कबार तो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। चाहे वह हम यंगस्टर्स की बात करें, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोगों की बात करें। आपने मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिया है, देते रहते हैं, कैसे मोटिवेट किया जाए उन्हें, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा है तो मैं एक शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और मैं क्रेडिट आपके बिहार बिहान को ही दूंगा। मैं कुछ दिन पहले आपके एक प्रोग्राम को सुन रहा था, तो उसमें एक मैडम आपने इनवाइट किया था, एक आईएएस ऑफिसर, उसको वंदना पेशे जी, क्योंकि क्रेडिट देना चाहिए। लाइफ में हमेशा सीखना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए। मैं जब भी मैं 15 सालों से लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं कई सारे ऐसे पॉइंट मैं ऐसे बताता हूँ जो मैंने सामने वाले से सीखा। तो आपने कहा कि जॉब तो मिल जाता है, लेकिन डिप्रेशन में कैसे मैनेज करना है, तो उनको मैं सुन रहा था अभी के बिहार में, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। मुझे उन्होंने कहा कि जब उनकी नई पोस्टिंग हुई थी, यंग थी, तो उनको कहीं पे ड्यूटी लगी थी, चुनाव ड्यूटी, तो उनको लगा, टेंशन में थी क्योंकि नई नई सर्विस में थी जी। तो एक टीआई थाना प्रभारी, वहाँ पे एक चुनाव का समय था, तो थाना प्रभारी क्योंकि एक्सपीरियंस थे, 20-25 साल हो गए थे, तो उनको लगा क्या करना है, कैसे करना है। तो मैडम ने उनसे पूछा कि क्या करें, तो थाना प्रभारी ने कहा कि जो आदेश मैडम। राइट सर। तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि जो आदेश मतलब अब मुझे आदेश करना है, अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मुझे आदेश करना है। तो हर आदमी को ये करना है कि आपने एक पोजीशन मिल गया है, तो अब आपको आदेश करना है। आदेश में से अपने मन को भी आदेश करना है, अपने मन को ऐसा कंट्रोल करिए। आपने कहा ना डिप्रेशन समस्या कैसे मैनेज करना है, तो अपने मन को ऐसा करिए कि अपने मन को ऐसा बनाइए कि आपका मन कहे कि जो आदेश है ना। इसलिए आपने तो ये चीज़, और ये चीज़ तुरंत नहीं होगा। मैं 15 सालों से मोटिवेशन लेक्चर दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप पे 100% कंट्रोल कर लिया। ये धीरे धीरे होगा। तो आपको यही करना है कि आपने अच्छा जॉब कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अपने मन को ऐसा बनाइए, कंट्रोल करिए कि आपको मन कंट्रोल ना करे, आप मन को कंट्रोल करिए। और ये 100% पॉसिबल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हम ऐसा करें कि हम उस डिप्रेशन में ना आए और अपने करियर को एक अच्छे से हम कर सके। बिल्कुल 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 कंप्लीट कर सके। बिल्कुल सर। सर अगर अभी हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हर जगह के चैलेंजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे हम अर्बन एरियाज़ के चैलेंजेस की बात करें या रूरल एरियाज़ के चैलेंजेस की बात करें। कहने का अर्थ जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो, जो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उन्हें लेकर हो, तो ऐसे में कैसे उसको हैंडल करें, कैसे इस चीज़ से? देखिए, मैं एक आपको टिप्स देता हूँ, आपके माध्यम से युवाओं को भी टिप्स देता हूँ। ये चैलेंज एक टिप्स मैं दे रहा हूँ, AAA। इस AAA से आप सभी चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा 15 सालों से जिस टॉपिक पे लेक्चर में बताता हूँ, मैं ट्रिपल इज लाइक ए फर्स्ट इज आवाज़, योर वॉइस, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। सेकेंड इज अंदाज, एंड थर्ड इज अल्फाज, योर वर्ड्स। अगर मान लीजिए कि हम किसी के बारे में, कई बार हम लाइफ में देखते हैं कि किसी का मन करता है कि तुरंत काम कर दें, किसी का मन करता है काम नहीं करें।
तो कैसे होता है? हम उसके, क्योंकि इस ट्रिपल ए से उसको हम जज करते हैं। आप देखो अल्फाज, जैसे इसमें अल्फाज है, कितना इंपॉर्टेंट है। अल्फाज मीन्स वर्ड्स। एक वर्ड पे एक महाभारत क्यों हो गया था? एक गलत वर्ड हो गया, अंधे का पुत्र अंधा। बिल्कुल। आप सोचो सिर्फ एक अल्फाज से इतने सारे लोग मारे गए। तो आपको इस 3 चीज़ पे काम करना है। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को, चाहे युवा हों चाहे हर वर्ग के लोगों को मैं कहना कि ट्रिपल ए पे ध्यान रखो, क्योंकि आप जो जज किए जाओगे, आपकी जो सफलता होगी ट्रिपल ए पे ही। आपकी आवाज़ पे, आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। मान लीजिए मुझे बहुत ज्ञान है और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। अल्फाज तो बहुत सारे हैं, मैंने इसे बताया महाभारत का, आपको कौन सा अल्फाज यूज़ करना है। और अंदाज मतलब ये नहीं है कि मैं कोई 2 लाख के सूट पहन के आऊँ। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इस चीज़ों पे हम जज करते हैं। मैं आपको बताऊं 10 सेकंड में हम लोग किसी को जज कर सकते हैं, और उसी जज करने के बाद उसके बारे में अपनी हम राय बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कोई अपने जीवन में पूरे 60 साल तक अच्छे से सर्विस कर लेता है और कोई हमेशा परेशान ही रहता है जी। उसमें गलती उनकी भी है। इस ट्रिपल ए पे आप करिए फोकस, मैं गारंटी है मेरी कि कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा। बिहार की शिक्षा के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। समय बदला है और बिहार की शिक्षा का जो स्तर है वो भी दुरुस्त हुआ है, सुधरा है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी संभावनाएं हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल संभावनाएं। जब हम लोग छोटे थे तो हमें याद था कि हम नॉर्थ बिहार, मेरे फादर सुपौल में पोस्टेड थे, नॉर्थ बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से टच में है। तो उस समय कुछ नहीं था, हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं था, बिजली पानी सड़क कुछ नहीं था उस समय। अभी आप देखिए, हम लोग को जब पटना, वहाँ से जब पटना आना होता था तो वो एक चुनौती हो जाती थी। आज के समय देखिए, आज के समय आप देखिए बिहार में क्या नहीं है, IIT है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आपके पास इतना करियर ऑप्शन है। तो आप बिहार में आप जो शिक्षा का स्तर है, मैं देखता हूँ चाहे राज्य के भी हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे कोर्स आ गए हैं। तो ये है कि आप बाहर हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ तो अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ रहें या बाहर जाएँ। तो अब जो है बिहार में बहुत अच्छा शिक्षा हो गया है, डेवलप हो रहा है, और भी करने की आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, यहाँ जो एकेडमीज़ वगैरह मैं देखता हूँ, चाहे वो भारत सरकार की और राज्य सरकार की कई सारी एकेडमीज़ हैं। बिहार जुडिशरी एकेडमी है, बिहार पुलिस एकेडमी है, बिपाड है, एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है। आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप देखो SSB का यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल है, CRPF है, इनके एकेडमीज़ हैं। तो ये पहले था नहीं। और जब कोई अच्छा यूनिवर्सिटी बनता है या कोई भी IIT आता है, IIM आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, उसके साथ डेवलपमेंट भी होता है। उसमें बस मेरा एक सुझाव ये है कि यहाँ पे जहाँ भी आपका यूनिवर्सिटी बने या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने, वहाँ पे थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को और थोड़ा सा अच्छा करना है, ताकि हम और भी वहाँ पे पहुँच सके। इसलिए आज के डेट में निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हमें बाहर जाने की, बिहार के बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है कि आप यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग भी दिया है, बच्चों का मार्गदर्शन किया है। तो अभी के समय की बात करूँ तो यंगस्टर्स को एजुकेशनल सिस्टम में उन्हें किन चीज़ों को अडाप्ट करने की ज़रूरत है, शामिल करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको तो कौन सा करियर चूज़ करना है, उसको आपने चूज़ कर लिया, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जीवन में सीखने का प्रयास करना है। बच्चों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीखना है। आप जिस दिन सीखना छोड़ दोगे ना, आप खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। देखो, और सीखने से जब आप सीखते रहिएगा आप, तो आपको अहंकार नहीं आएगा, और जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा उस दिन आप सीखना, जो तो इसलिए हमेशा सीखना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, राम जी को अहंकार का ज्ञान था। राम और रावण में क्या अंतर था? रावण किसी मामले में राम जी से कमजोर नहीं थे, कहे तो, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये था कि राम जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण को ये अहंकार था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और राम जी को ये मालूम था कि मैं अहंकार का ज्ञान है, मैं ज़रा अहंकार करूँगा, जिस दिन मैं सीखना छोड़ दूंगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊँगा। तो इसीलिए युवाओं को ये करना है कि आपने जो करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया है उसमें आप हमेशा सीखते रहिए। अभी आपने देखे होगा, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं, पहले क्या आप पूछिएगा लोगों से तो कभी सोचते ही नहीं थे ये भी होता है।
हम लोग जब छोटे थे तो पहली बार मैंने मोबाइल देखा था तो कभी सोचा नहीं था कि ये है क्या। तो आदमी को पहले ये करना है कि सीखना है आपने, और हमेशा सीखना है। मैं आपको बताऊं कि मैं 10-15 सालों से मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं जितने ट्रेनीज हैं, युवा बच्चे हैं, युवा अधिकारी हैं, उनसे भी मैं सीखता हूं, और उनके मैं पॉइंट्स मैं उनके एक लेता हूं। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग छोटी सी चीज़ बताऊंगा। एक बार मैं लेक्चर ले रहा था युवा अधिकारियों का, तो उसमें मैंने पूछा उनसे कि अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहोगे अगले जन्म में तो क्या बनना चाहोगे, कौन सा जानवर बनना चाहोगे। तो एक ने कहा बैल, तो सबने हंस दिया, मुझे भी हंसी आ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि बैल क्यों। तो उसने कहा कि सर क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और हमारे घर में 2 बैल हुआ करता था, और हम आज अभी खाएंगे और अगली बार क्या खाएंगे हमें नहीं पता था, लेकिन वो 2 बैल से ही हमारे जीवन चलता था। तो मैं वो बैल बनना चाहता हूँ जो अपने परिवार और समाज की मदद कर पाऊँ। तो मुझे भी लगा देखो कितनी बड़ी चीज़ उस बच्चे ने, उस लड़के ने, युवा अधिकारी ने सिखा दिया। तो हमेशा सीखना चाहिए जहाँ भी आप रहे। तो ये आपने को ध्यान रखना है। आपने जो करियर ऑप्शन चूज कर लिया है करिए, सीखते रहिए और अहंकार नहीं करना है उसमें। बिल्कुल सर, सीखते रहना है, सीखते रहना है। बिल्कुल सर। अब आपने इंडिया के बाहर भी रिसर्च किया है, काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किया है सर। अब हमने ऐसा देखा है और सुना है, मौका तो कभी मिला नहीं अभी तक, कि बाहर के जो पढ़ने का तरीका है, लोगों को जो पढ़ाने का तरीका है, या जो वर्क कल्चर है, काम करने का तरीका है, या फिर एजुकेशन की बात करें, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटकर है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें और दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है, जिनमें और थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं है, हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें मुझे समझ पाया। आपने कहा कि रिसर्च और वर्कशॉप में, तो मैंने ये देखा बाहर में कि हमारे यहाँ जो रिसर्च वर्क होता है वो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। यूजीसी में उसमें काफ़ी सुधार कर रहा है। सिर्फ हम लोग अपने करते हैं कि हम लोग पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टर लग जाएगा तो डॉक्टर हम, लेकिन बाहर की जो रिसर्च मैंने देखा उसमें कि उनका जो रिसर्च होता है उसमें वो रिसर्च उनके देश के डेवलपमेंट में के लिए काम आता है। उनका जो रिसर्च वर्क है उसको जो है उसकी एक जो टीम होती है वो उसको स्टडी करते हैं और देश का विकास कैसे हो उसमें उस रिसर्च वर्क को काम में लाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। और तो मैं कहूँगा कि हमारा भारत किसी मामले में पीछे नहीं है। बिल्कुल। बस थोड़ा बहुत जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कि बस ये है कि हमें और भी थोड़ा सा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा रिसर्च वर्क में हमें ऐसे करना है जो हमारे लिए तो यूज़फुल हो ही, समाज के लिए भी यूज़फुल हो और देश के लिए भी यूज़फुल हो। तो हमें बस ऐसा काम करना है और हमें खुद से भी, हर रिसर्चर को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा काम करना है। हमें ये शुरू से, जब जिस दिन से हम रिसर्च शुरू करें उस दिन से हमें ये करना है कि ये रिसर्च हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो ही, हमारे लिए यूज़फुल हो ही, उसके साथ समाज के लिए भी हो और देश के लिए भी हो। बिल्कुल सर। अब आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताएं। यहाँ तक के पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, कुछ बताएं दर्शकों। बिल्कुल। अभी मेरी जो शिक्षा शुरुआत से बिहार में ही हुई थी। 10th मैंने बिहार बोर्ड से ही किया है। फिर 10th के बाद मैं इंदौर चला गया था, मध्य प्रदेश में। इंदौर से मेरी 12th और कॉलेज मेरी इंदौर से हुई थी। और उसके बाद मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मेरी दिल्ली से हुई। और फिर मैं पीएचडी करने के लिए भोपाल फिर से गया और वहाँ पे मैंने पीएचडी किया। तो लाइफ की जर्नी यही शुरुआत में ऐसे रही, जैसे मैंने बताया था आपको कि कंपटीशन की मैं तैयारी करता था। फिर उसमें मैं फेल हुआ, तो फिर फेल होने के बाद लगा लाइफ में कुछ करना है, तो फिर मैंने पीएचडी किया। मैं एकेडमिक में आया, पहले मैं फिर पत्रकारिता में आया। फिर काफ़ी समय तक 10 सालों तक मैंने मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद में मैं एकेडमिक में आ गया और एमपी गवर्नमेंट में एक यूनिवर्सिटी में मैं एज ए एडवाइज़र में वहाँ पे जॉब था। कोरोना के बाद, क्योंकि लाइफ में कोरोना ने हमारी लाइफ को बदल दिया, तो कोरोना के बाद मैं बिहार आया। तो ऐसा हुआ कि 25 सालों के बाद ऐसा हुआ कि अपने लोगों के बीच रहने का मौका मिला कोरोना के बाद। तो उस समय मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया मुझे कि अपना घर, वो जो फीलिंग होती है कि अपने लोग, अपना घर, उस समय से मैं सोच रहा था कि नहीं अब बिहार आना है वापस। तो मैं फिर योजना बना के फिर मैं बिहार आया मैं। और इसके बाद फिर मैं, जैसा कि आपने बताया कि पुरस्कार का, तो मैं हमेशा एक एडवाइस और देना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जी, कि लाइफ में हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। आपकी सफलता या असफलता आपके दोस्तों पे निर्भर करती है। एब्सोल्युटली। आप देखिए दुर्योधन का दोस्त कौन थे? वेल विशर, दोस्त या वेल विशर जो आपके जो हैं हमेशा। दुर्योधन के दोस्त कौन थे? शकुनी, वेल विशर, दुशासन, कर्ण। अर्जुन के दोस्त श्री कृष्ण थे। तो लाइफ में हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए आपके। मैं अपने दोस्तों को, परिवार को तो है ही, लेकिन मेरे जीवन में थोड़ी जो सफलता मिली है मैं अपने वो क्रेडिट अपने दोस्तों को दूंगा मैं। क्योंकि हमेशा, क्योंकि अच्छे दोस्त अगर आपके जीवन में रहेंगे तो इसलिए हमेशा प्रयास करिए अच्छे दोस्त बनाइए। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे आपने एक जिक्र किया मेरी पुस्तक का,
मेरी पहली पुस्तक थी, उसको भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मिला राजभाषा के क्षेत्र में, राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो मैं वही बता, जैसे मैं बोल रहा था कि अच्छे दोस्त बनाइए, वेल विशर। तो एक मैं MP में जब मैं था तो उसमें एक 85 बैच के DGP थे मिस्टर B मारिया कुमार। तो हम लोग डेली शाम को मिलते थे। तो हम लोग, उनका ही आइडिया था ये कि हम लोग डेली मिलते हैं तो कुछ हम लोग करते हैं। तो एक वहाँ से एक योजना बनी। तो मैंने कहा ना कि जब अच्छे आपके दोस्त होंगे, अच्छे वेलविशर होंगे तो अच्छी योजनाएं बनेंगी, और जब अच्छी योजनाएं बनेंगी तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो वहाँ ये योजना बने कि हम लोग डेली मिलते हैं तो अपने लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। तो हम लोग ये हुआ कि ठीक है, एकेडमिक पोर्शन हम लिख लेते हैं और प्रशासनिक पोर्शन आप लिख लीजिए, और दोनों को ज्वाइन करके फिर एक बुक फॉर्म में लाइफ में करते हैं। तो फिर वहीं से फिर पहली बुक थी, और उसके बाद एक मोटिवेशन मुझे मिला। अब पहली बुक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद सर, मेरा अगला सवाल भी जो है सर वो इसी पर आधारित है। सर, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आपके आए दिन कई कॉलम्स छपते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हैं जिसके लिए आपको राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से भी, गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अपने उस अनुभव के बारे में भी ज़रूर कुछ बताएं। मैं वही कहा ना कि आपको बुक, आपने, हम या आप जो हैं आज के बाद, क्योंकि एक एज लिमिट है, लेकिन हमें ये हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अपने हम समाज को कुछ दे के जाएँ। तो हमारा जो अनुभव है, हम क्या करते हैं कि मैं अपने हमेशा कई सारे, मैं जो मेरे सीनियर लोग हैं उनको मैं कोई एडवाइस तो नहीं करता, लेकिन हमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आप उसको एक बुक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप समाज को दे के जाइए, पॉजिटिव चीज़ करिए। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे समाज में नेगेटिव चीज़ें भी है और पॉजिटिव चीज़ें भी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं, क्या पॉजिटिव। हमारे पास मोबाइल, मान लीजिए हम आज के डेट में हमारे हाथों में मोबाइल है, मोबाइल में हम कैसे यूज़ करते हैं इस पर हमें डिपेंड करता है। तो समाज में सब कुछ है, सकारात्मक चीज़ भी है, नकारात्मक चीज़ भी है, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या चीज़ करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बुक ही लिखो, जहाँ भी आप हैं वहाँ एक पॉजिटिव काम करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिविटी से कुछ भी चेंज हो सकता है। आपका जीवन चेंज हो सकता है, आपका देश चेंज हो सकता है, आपका समाज चेंज हो सकता है, आपका परिवार चेंज हो सकता है। बिल्कुल। हमेशा पॉजिटिव रहिए। समस्या किसके जीवन में नहीं है? क्या कोई भी चाहता है, हमें आप चाहते हैं कि हमें दुख हो, समस्या हो? कोई नहीं चाहता है। एक समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, हमें उसको सामना करना है। तो जिसने, देखिए, सपने अगर देखना हो तो चाहे तो नींद छोड़नी पड़ेगी, चाहे तो नींद का त्याग करिए, चाहे सपने का त्याग करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं, आपको उसमें आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल सर, हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने सर। सर, अब यहाँ पे सर हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो सर अभी के यंगस्टर्स की बात करें, अगर भाषा की अहमियत को सर देखें तो अपने समाज को, अपने संस्कृति को समझने के लिए हमें अपने भाषा का ज्ञान होना भी उतना ही ज़रूरी है। कितना अहम हो जाता है आजकल के यंगस्टर्स को अपनी भाषा को रिस्पेक्ट करना, उन्हें समझना, उससे जुड़े रहना, क्या लगता है? भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के डेट में जो हम देख रहे हैं कि जो पूरे देश, वर्ल्ड में वार जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार या कई इसराइल, ये सब आप देखिए, जब उसके आप मूल में जाइएगा तो उसका कारण क्या है? अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश का आप देखिए, जापान है, इजराइल कितना छोटा देश है, लेकिन वो डेवलप इतना इसलिए डेवलप है कि अपने वो भाषा पे बहुत ध्यान देते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि हमें जैसे अंग्रेजी भाषा, या हमारे देश में, हमारे तो जो देश है भाषाओं में कितनी विविधताएं हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ तमिल है, तेलुगु है, इतने सारे लैंग्वेज है। कुछ विवादित चीज़ें सुनते उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें हर भाषा का सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी है, लेकिन ये है कि चूंकि ये हिंदी प्रचलन की भाषा है। आप देखिए, आज़ादी के समय हमारी भाषा सब, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी थे, वो गुजरात से थे, उनकी भाषा गुजराती थी। सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे, जो अपने तो रामाजी गोपालाचारी जी वो तमिलनाडु से, तमिल उनकी भाषा थी। लेकिन सब लोगों ने ये प्रयास किया कि चूंकि हिंदी व्यापक भाषा है, तो हम अगर कुछ क्रांति करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए, तो एक भाषा तो हमें आनी चाहिए कि हम बैठ के मीटिंग करें। जैसे तो हर भाषा का सम्मान करना है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, और उस भाषा के माध्यम से हम देश का विकास में योगदान कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, आप औरों को मोटिवेशन देते हैं, अगर आपसे जानना चाहूँ तो आपको मोटिवेटेड क्या रखता है? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है लाइफ में आगे बढ़ते रहने की निरंतर? मुझे प्रेरणा ये मिलती है, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको फिर से कहूँ, सीखने की प्रवृत्ति। मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं कहीं, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे बहुत प्रोफेसर हो, चाहे बहुत बड़े विकेट्स हो, हमेशा लाइफ में सीखने की प्रवृत्ति रखिए।
तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण से कहा कि मैं आपके आने से पहले आपके मैं कुछ एपिसोड देख रहा था, अच्छी चीज़ें मुझे मिली, उसको मैंने किया और क्रेडिट दिया, और हमेशा क्रेडिट दीजिए, लाइफ में सीखिए आप समाज में क्या हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ सीखिएगा तो सर्वाइव करिएगा। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन 58 में वो उनके पास कर्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने खुद को मोटिवेट करके, तो मैं भी जो मुझे जो प्रेरणा मिलती है, घर परिवार दोस्त तो हैं ही, जैसे मैंने कहा कि अच्छे दोस्त बनाइए, बड़ा सपना देखिए सब, और ऐसा नहीं कि सपना देख के सो जाना है, सपना देख के काम करिए। आप जिस भी आप धर्म को, पंथ को, आस्था में आपको यकीन है, उस पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए सफलता हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में काम करना है। तो मुझे जो हमेशा चीज़ें मोटिवेट करती हैं ये कि सीखने की प्रवृत्ति, डाउन टू अर्थ रहिए। आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप क्या करते हैं। तो इस चीज़ से जो है ना, इससे आपको बड़ा बनाता है ये चीज़। अपने आप को कभी जो है आप ऐसा रहिए जो आप सहज, सामने वाले लोग सहज रहें, आपके बारे में पता ही नहीं चले कि सामने वाले हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरा वही कहना है कि आपको अगर जीवन में करना है, मैं खुद भी जो हूँ, मैं जैसे थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति बचपन से मैं हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य पे से शुरू में बात हुई थी, तो शुरू में थोड़ा सा आपको जो भी इंटरेस्ट आए, सुबह उठ के थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, थोड़ा सा भजन सुनिए, किसी भी संस्था से जुड़िए। मैंने कहा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको जिस धर्म में आस्था हो, जिस संस्था में आस्था हो, कहीं जुड़िए। उससे आप देखिएगा कि आप अपने व्यक्तित्व में अलग, आपको लगेगा कि अलग आनंद आएगा जीवन में, और वो आपको मोटिवेट करेंगी। तो आपको जी अच्छी चीज़ें पढ़नी है, मोबाइल ही देखिए तो अच्छी चीज़ें पढ़नी है, उसमें गाना सुनिए। एक कहते हैं ना कि संगीत के बिना, एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संगीत के बिना आदमी प्राणी के समान है, मतलब जानवर के समान है। तो संगीत सुनिए, किताब पढ़िए, मोटिवेट चीज़ पढ़िए, तो ये चीज़ मुझे भी कोशिश करती है। तो हमेशा अपने आप को, और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए, खाली दिमाग शैतान का होता है। सही सर। आप देखते हैं इतना जो आत्महत्या का रेशियो बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है? तो इसीलिए अपने आप को मोटिवेट करना है, हमेशा सीखते रहना है। बिल्कुल सर, जाते जाते संक्षेप में जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़ा सपना देखिए। कुछ शॉर्ट में मैं पॉइंट्स, सबसे पहले कि बड़ा सपना देखिए। सपने में कोई देखने में टैक्स नहीं लगता है। हमेशा सोचिए कि बड़ा करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, समाज की भलाई करिए, और अपने ये हमेशा ये इस बात का प्रयास करिए कि हमें अपना तो ध्यान रखना ही है, हमें समाज का भी ध्यान रखना है, अपने देश का भी ध्यान रखना है, और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, तो जीवन में सफलता मिलेगी और कभी कोई तनाव नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपकी इन बातों से मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को, हम सबको मोटिवेशन मिला। आप कार्यक्रम में आए, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पर उसके लिए आपके फीडबैक्स जानना उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए हमें ख़त ज़रूर लिखें। हमारा पता नोट करें: निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे अहेड। नमस्कार।